वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पी ब्लॉक का सेकेंड लास्ट ग्रुप करेंगे, दैट इज़ अ ग्रुप 17। ग्रुप 17 क्या है? हैलोजेंस। अब अगर मैं हैलोजेंस का मीनिंग बताऊं कि हैलोजेंस क्या है, हैलोजेंस आर आ सी सॉल्ट फॉर्मर। कि हैलोजन हमें कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम द सी वाटर। और हैलोजन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले अगर मैं इसके एलिमेंट्स की बात करूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। एफ को क्या बोलते हैं बेटा? फ्लोरीन। Cl को क्लोरीन, Br को ब्रोमीन, I को आयोडीन, At को एस्टाटाइन। These are the elements of a group 17 जिनको हम हैलोजेंस भी बोलते हैं। हैलोजन का मतलब क्या है? सी सॉल्ट फॉर्मर। जितने भी हैलोजन है वो सारे हमें कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम द सी वाटर इन आ कंबाइंड स्टेट। आपने इनके एलिमेंट्स लर्न करने हैं। अगर आप सिंपल ऐसे नहीं लर्न कर सकते हो तो इसके लिए एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? फिर कल बाहर आई आंटी, फिर से F निकल जाएगा बेटा। कल से Cl, बाहर से Br, I से I, आंटी से At। दिस इज द शॉर्ट न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन टू लर्न द ग्रुप 17 एलिमेंट। इस ट्रिक से आप ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को लर्न कर सकते हो। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइडीन। अगर हम ग्रुप 17 की बात करें तो ये हमें सी वाटर से मिलते हैं इन आ कंबाइंड स्टेट। दिस इज द अकरेंस ऑफ हैलोजन। हैलोजन हमें कहाँ से मिलते हैं बेटा? सी वाटर से मिलते हैं। और किस स्टेट में मिलते हैं? कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन हमें किस फॉर्म में मिलता है? इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लोर स्पार। इट्स फॉर्मूला इज CaF2 and cryolite, its formula is Na3Al(F6). These are the two combined form in which fluorine is present into a sea water, and in chlorine in the form of a NaCl, sodium chloride. It is also called rock salt and calcium chloride. Now bromine in the form of a NaBr, KBr, lithium bromide, etc. और जो आयोडीन है वो आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द सी वीड। वीड क्या होता है बेटा? जो हम सी वाटर में अनवांटेड प्लांट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वीड। जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, जो एक्स्ट्रा प्लांट अपने आप ही सी वाटर में ग्रो कर जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सी वीड बोलते हैं। वहाँ से हमें क्या मिल जाता है? आयोडीन। एंड इन अ कंबाइंड फॉर्म इट इज़ अ सोडियम आयोडेट। This is a sodium iodate. Or if I am talking about that astatidine, astatidine is a radioactive in nature. ध्यान रखना बेटा आपने, रेडियो एक्टिव इन नेचर है और ये बहुत ही ट्रेस अमाउंट में मिलता है। बट ये हमें सी वाटर से नहीं मिलता, बहुत ही लेस अमाउंट में अर्थ के सरफेस के ऊपर से मिलता है। रेडियो एक्टिव इन नेचर होने की वजह से हम एस्टाटाइन को हैलोजेंस में काउंट नहीं करते। अगर आप 9th 10th +1 में हैलोजेंस पढ़ते आ रहे हो तो हम हमेशा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की ही बात करते हैं। एस्टाटाइन क्यों नहीं काउंट होता? बिकॉज इट इज़ अ रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो ये क्या थी इनकी अकरेंस की हमें हैलोजेंस कहाँ से मिलते हैं? वो हमें कंबाइंड स्टेट में सी वाटर से मिलते हैं। इनके आपने दो या एक फॉर्मूला याद रखना है कि किस कंबाइंड स्टेट में ये हमें मिलते हैं। ये उनका समराइजेशन है। अब अगर हम इनकी फिजिकल स्टेट की बात करें कि जो हैलोजन है वो हमें किस फिजिकल स्टेट में मिलते हैं? फ्लोरीन और क्लोरीन बोथ आर अवेलेबल इन अ गैस फॉर्म and bromine is present into a liquid form, and both iodine and astatine are present into a solid state. These are the physical states of a halogens. अगर हम देखें फ्लोरीन से एस्टाटाइडीन
हो रहा है। अगर आप देखो तो जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या है, गैस। आपको पता है गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है एज कम्पेयर टू अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। तो जब हम फ्लोरीन से एस्टाटाइन की तरफ मूव करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है और उसकी फिजिकल स्टेट गैस से सॉलिड में चेंज होती है। फ्लोरीन और क्लोरीन कौन सी फॉर्म में अवेलेबल है बेटा, गैस। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में, आयोडीन और एस्टाटाइन कौन सी फॉर्म में अवेलेबल है, सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ग्रुप 17 है तो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है बेटा, 2, 8, 7। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अगर मैं वैलेंसी की बात करूं तो हेलोजन की वैलेंसी क्या है बेटा, 1। क्यों, इट नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू गेट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी क्या है, 1। अब अगर मैं इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा इसकी, लास्ट शेल में 7 है, NS2 NP5। 7 की डिवीजन होगी कि S में 2 इलेक्ट्रॉन है और P में कितने हैं, 5। अब N का नंबर क्या है, N आपको पता है क्या है, N क्या है, या तो नंबर ऑफ पीरियड ले सकते हैं या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो N की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 2, 3, 4, 5, 6, 2 to 6, वेयर द वैल्यू ऑफ N इज 2 to 6। अब इनका अगर हम एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, पहले आपको एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। कैसे, मैंने आपको बताया था बेटा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9, क्लोरीन का 17। आपके पास मैजिक नंबर होते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो इनका यूज़ करके आप आगे एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। 9 और 17 में कितने का डिफरेंस है, 8। उसके बाद ब्रोमीन का क्या होता है, 35। तो इसमें 8 का डिफरेंस है और इसमें किसका डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस है। तो अगर ये 18 का डिफरेंस है और 8 ये वाला है, तो नेक्स्ट वाले का कितने का डिफरेंस होगा बेटा, 18 का डिफरेंस होगा। अगर आप इसमें 18 ऐड करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 53। उसके बाद किसका डिफरेंस होगा, 32। इसमें 32 ऐड करो, क्या बन जाएगा, 85। तो अगर हम फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर की बात करें जो कितना है, 9, क्लोरीन का कितना बेटा, 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53 और एस्टाटाइन का 85। अब आपने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे इनकी, 1s2 2s2 2p 5 कितने हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 6 7 8 9। अब क्लोरीन है, क्लोरीन में नोबल गैस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, जिसमें से 10 किसकी आ गई बेटा, नियॉन की। अब 17 में से 10 गए, कितने रह गए, 7 क्या आएगा, बैलेंस शेल इज सेम, दिस इज अ 3s2 3p 5। ऐसे ही अगर मैं आपको नोबल गैसेस कहूँ, नोबल गैसेस कौन सी थी बेटा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड ब्राडॉन। अब हमने नियॉन लिख लिया तो नियॉन से आगे हम क्या लिखेंगे, आर्गन। आर्गन का कितना होता है, 18। अब 18 के बाद यहाँ पे 3s 3p है तो क्या लिखोगे आप, इसके बाद 4s 2 4p 5। अब इसका 18 है एटॉमिक नंबर, 18 और 2 20, 20 और 5 25। अब 10 रह गए, वो 10 क्या आएगा आपके पास, 3 में आपको पता है डी होता है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 3d 10। ऐसे ही आर्गन के बाद कौन सी नोबल गैस है, क्रिप्टॉन, जिसका 36 होता है, क्या लिखोगे यहाँ पे, 5s2 5p 5। और 4 में क्या आता है बेटा, डी आता है तो यहाँ पे 4d 10। क्लियर है, इतने कितने हो गए, 35 हो गए, ठीक है बेटा। उसके बाद क्रिप्टॉन के बाद क्या आता है, जिनॉन, जिनॉन लिखो यहाँ पे 6s2 6p 5। अब 4 में fp आता है और 5 में dp आता है। क्लियर है बेटा। अब ये क्या बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन की।
अगर आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो वो क्या है, NS2 NP5 सब में देखो लास्ट वाले शेल में अगर मैं कहूँ ये है इसका सेकंड शेल है, इसका थर्ड, इसका फोर्थ, इसका फिफ्थ, इसका सिक्स, सब में S में 2 और P में 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और N का नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 से लेके कहाँ तक हो रहा है, 6 तक, where the number of N is 2 to 6. तो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ग्रुप 17. अगर स्पेसिफिक किसी भी एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे लिख सकते हो. क्लियर है बेटा? इसको पोज करके आप नोट डाउन कर लोगे. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज. अब देखो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बात करेंगे बेटा एटॉमिक रेडियस की. अब आपको पता है जैसे आपने ग्रुप 18 में करा था सेम ऐसे ही है. ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम और वी कैन से फ्लोरीन टू एस्टाटाइडीन. जो एटॉमिक रेडियाई है, एटॉमिक रेडियाई क्या होता है बेटा, इंक्रीज. वेरी गुड. क्यों इंक्रीज होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल. क्योंकि मूविंग डाउन अ ग्रुप आपको बेटा मैंने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाई थी. तो अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन में 2 शेल है, क्लोरीन में 3 शेल है, ब्रोमीन में 4 शेल है, आयोडीन में 5 शेल है, एस्टाटाइडीन में 6 शेल है. अगर मैं इनका स्ट्रक्चर बनाऊं तो दिस इज अ 1 शेल, दिस इज अ 2, दिस इज अ 3. With increase in the number of a shell, the distance between the nucleus and the outermost shell is increased, and this is the atomic radii. And moving from fluorine to astatine, the atomic radius is increase. अब अगर मैं इसके बाद बेटा बात करूं एटॉमिक रेडियस के बाद, सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है आयोनाइजेशन एनर्जी. अब क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी? मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ कि लास्ट वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना. द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लूजली बाउंडेड आइसोलेटेड गैसियस एटम टू चेंज इनटू अ कैटायन. कि हमारे पास एलिमेंट के लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी. अब आयोनाइजेशन एनर्जी आपको पता है एटॉमिक रेडियाई के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज. क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज होने से क्या होता है, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल क्या होता है, इंक्रीज. जब डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो उनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. अब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने से जो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम लास्ट शेल वो क्या हो जाएगी, इजीली रिमूव हो जाएगा लास्ट शेल से. क्यों? क्योंकि हमारे पास साइज इंक्रीज हो रहा है. तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज. नहीं तो आप सिंपल भी कर सकते हो कि जो एटॉमिक साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज. क्लियर है बेटा? उसके बाद थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब आप बताओ बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी हैलोजन्स की, पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव. यस, वेरी गुड. आपको बताया था मैंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्ट नोबल गैसेस को छोड़ के सबकी क्या होती है, नेगेटिव. और नोबल गैसेस की क्या होती है, पॉजिटिव. क्यों पॉजिटिव होती है? क्योंकि उनकी फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को ना जल्दी से रिमूव करते हैं ना जल्दी से वो एक्सेप्ट करते हैं. बट इन केस ऑफ अ हैलोजन्स, अगर हम हैलोजन्स की बात करें तो हैलोजन्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP5 है. तो इसको सिर्फ क्या चाहिए, इट नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू गेट स्टेबल
noble gas configuration. So they have a high tendency. They have high tendency to gain one electron. इसी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है बेटा? नेगेटिव। अब हम बात करेंगे ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप। डाउन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, वो आप बताओ बेटा। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के आगे हम क्या वर्ड लगाते हैं? मोर या फिर लेस वर्ड, कि लेस नेगेटिव हो रही है या फिर वो मोर नेगेटिव हो रही है। वो किससे रिलेटेड है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। आपको मैंने बताया था ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप साइज इज इंक्रीज। साइज इंक्रीज होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? डिक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज लेस नेगेटिव। मीन्स कि ऊपर वाली मोर नेगेटिव है और नीचे वाली लेस नेगेटिव है। अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइडीन की बात करें, इट इज अ लेस नेगेटिव एंड दिस वन इज द मोर नेगेटिव एंड इट्स वैल्यू इज डिक्रीज। क्लियर है बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नोबल गैसेस की क्या होगी? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत ही हायर टेंडेंसी होती है टू एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन टू गेट अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। मूविंग डाउन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है बेटा? डिक्रीज, लेस नेगेटिव होती है। अब फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या। जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी है बेटा, वो हम सिंगल आइसोलेटेड एटम की बात करते हैं, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जिसमें दो एटम, जैसे मैंने कहा ए और बी, आपस में एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड की हेल्प से जुड़े हुए हैं। जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा उसको हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? इट इज अ टेंडेंसी, इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ। यानी कि ए और बी के बीच में ये क्या है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज़्यादा। लेट्स सपोज ए और बी के बीच के इलेक्ट्रॉन को ए ने ले लिया, तो ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज और बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स ए हैविंग अ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर। क्लियर है बेटा? ये क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग। बट अब हम बात करेंगे मूविंग डाउन अ ग्रुप। अगर हम डाउन अ ग्रुप जाते हैं, फ्रॉम फ्लोरीन टू एस्टाटाइडीन जाते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि साइज क्या होता है? इंक्रीज। साइज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज। अब अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो आउट ऑफ ऑल द हैलोजेंस हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, जिसकी वैल्यू 4, इसकी 3.8, 3.2, 2.6 और 2.4 इसका ये डाटा है। अब पूरे पीरियोडिक टेबल में से अगर हम बात करें तो पूरे पीरियोडिक टेबल में से सिर्फ फ्लोरीन ही सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है अमंग ऑल द एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और जैसे जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने से टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ वो क्या हो जाती है? डिक्रीज। और उसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी क्या हो जाती है? डिक्रीज। क्लियर है बेटा? याद रहेगा आपको, साइज इंक्रीज करने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है? डिक्रीज। अब अगर मैं आपको समराइजेशन कराऊं, क्या समराइजेशन हुआ कि मूविंग डाउन अ ग्रुप एटॉमिक साइज क्या हुआ? इंक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज,
electronegativity decrease. This is the short tricks to remember all the 4 physical properties. With increasing the size, ionization energy, electron gain, enthalpy and electronegativity is decrease. अब next देखो, next physical property is the atomicity. जितने भी हेलोजन्स हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? हेलोजन एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म, जैसे F2, Cl2, Br2, I2, और जनरली हम हेलोजन्स को क्या बोल देते हैं बेटा? X2. ये आपको ऑर्गेनिक में हेल्पफुल करेगा. अगर आप X लिखोगे तो इट मीन्स कि आप कोई भी इन चारों में से हेलोजन ले सकते हो. Whether you can take fluorine, chlorine, bromine and iodine. And the next one is the melting and boiling point. अब melting और boiling point किससे रिलेटेड है बेटा? ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था. Melting and boiling point is related with the van der Waal force of attraction. अब क्या है हमारे पास जो हेलोजन्स है, अगर मैं कहूँ एक F दूसरे F से झुकता है तो इनके बीच में, ध्यान से समझना बेटा, जिनको नहीं भी समझ आया वो दोबारा से समझ सकते हैं. अगर फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच की बात करूँ तो इनके बीच में क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है. ऐसे ही दूसरा फ्लोरीन है, वो भी क्या है? उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड. तो हमारे पास दो F2 ये दोनों क्या हो गए? नॉन बॉन्डेड एटम हो गए. यानी कि एक F2 अलग है, दूसरा F2 अलग है, और इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड अ van der Waal अट्रैक्शन. जो इन दोनों के बीच में है, द van der Waal अट्रैक्शन इज बिटवीन द 2 नॉन बॉन्डेड एटम. और ये जो अट्रैक्शन है विद इंक्रीज इन अ साइज, ये इंक्रीज होती है. कैसे इंक्रीज होती हैं? अगर हम van der Waal फोर्स की बात करें तो ये दो नॉन बॉन्डेड एटम के बाहर लग रही है. ये फोर्स कहाँ लग रहा है? इन एटम के बाहर लग रहा है. अगर इनका साइज इंक्रीज हो रहा है, लेट्स सपोज मैंने कहा फ्लोरीन का ये साइज है, क्लोरीन का ये है, ब्रोमीन का ये है, आयोडीन का ये साइज है. अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो van der Waal फोर्स के अटैक करने का साइज चारों तरफ से, देखो यहाँ पे वो इस चारों तरफ से अटैक करेगा. क्लोरीन में यहाँ पे करेगा, आयोडीन में, ब्रोमीन में यहाँ से कर सकता है, आयोडीन में यहाँ से कर सकता है. तो हम कह सकते हैं कि साइज इंक्रीज होने से जो अटैकिंग साइड है van der Waal फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की ऑन द मॉलिक्यूल वो इंक्रीज हो रही है. क्यों? क्योंकि उनका सरफेस एरिया बढ़ रहा है. तो इसी वजह से क्या कहते हैं कि विद इंक्रीज इन अ साइज, अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ van der Waal फोर्स इंक्रीज हो रहा है. अब मैग्नीट्यूड फोर्स मतलब दो इंक्रीज हो रहे हैं. वो क्यों? मतलब एक F2 दूसरे F2 को अच्छी तरह से बांध लेगा. अगर उनका साइज बढ़ता गया, उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी. बट अगर मैं एक F और दूसरे F, यानी कि अगर मैं खाली F2 की बात करूं, बेटा ध्यान से समझना, दोनों कंसेप्ट अलग अलग हैं. अगर मैं खाली F2 की बात करूं तो उसमें एक F दूसरे F से जुड़ रहा है. कौन से बॉन्ड से? कोवलेंट बॉन्ड में. वो उनके बीच की इंटरेक्शन होगी. जबकि van der Waal इंटरेक्शन उसके आउटर साइड पे, मतलब उसकी अटैकिंग साइड पे डिपेंड करता है कि वो कितनी अटैकिंग साइड प्रेजेंट है. तो विद इंक्रीज इन साइज उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है. जबकि अगर हम F और F के बीच के बॉन्ड की बात करूं, अगर मैं F, ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं बात करूं F और F, Cl और Cl, Br, I और I के बीच के बॉन्ड की बात करूं तो साइज बढ़ने से ये बीच वाला बॉन्ड वीक होगा. जबकि बाहर वाला जो बॉन्ड है van der Waal फोर्स है वो क्या होगा? इंक्रीज. दोनों कंसेप्ट अलग अलग है बेटा, ध्यान से देखना कि विद इंक्रीज इन साइज, अगर मैं F2 हेलोजन्स मॉलिक्यूल के अंदर वाले बॉन्ड की बात करूं तो वो वीक होगा. जबकि बाहर वाले
जो नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में बॉन्ड है, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में करते क्या है, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे एक F2 दूसरे F2 से इस वंडर वाल फोर्स से जुड़ गया है, तो मेरे को इसको मेल्ट करके या फिर बॉयल करके तोड़ना है। तो मैं इनको तोड़ूंगी तो ये चीज़ सेपरेट हो जाएगी। तो इनको तोड़ना किस पे डिपेंड करता है, इस मैग्नीट्यूड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। अगर ये अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो हमें दो नॉन बॉन्डेड या फिर 3 या फिर 4, 5, 6, 7, 8, 10 जितने भी नॉन बॉन्डेड एटम जो वंडर वाल फोर्स से जुड़े हुए हैं, उनको तोड़ने के लिए हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसी वजह से हम क्या देते हैं, विद इंक्रीज इन अ साइज मैग्नीट्यूड ऑफ द वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज। क्लियर है बेटा? अब क्या हुआ, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, साइज इंक्रीज होने से। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ द वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। क्लियर है बेटा? मेरे को लगता है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। देखो अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो इससे उल्टा है। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हमने बॉन्ड को तोड़ना है। अब बॉन्ड किस किस के बीच में, F और F के बीच में है, Cl और Cl के बीच, इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ना है। अब इनके बीच का बॉन्ड टूटना किस पे डिपेंड करता है, इन हैलोजेंस के साइज पे डिपेंड करता है। अगर मैं F और F के बीच की बॉन्ड की बात करूं, कौन सा बॉन्ड आसानी से टूटेगा, आयोडीन का बॉन्ड आसानी से टूटेगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होने की वजह से, साइज बड़ा होने की वजह से इनके बीच का वीक बॉन्ड है। अब ये वीक बॉन्ड है तो ये आसानी से टूट गया, तो इस केस में हमें लेस क्या चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्लियर है बेटा? तो नेक्स्ट, अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी होगी, F2, देन Cl2, देन Br2, देन I2। क्यों? क्योंकि हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जा रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होने से जो बॉन्ड बिटवीन हैलोजेंस मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, वीक, और वो इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन साइज। तो आप इसको ट्रिक से कैसे कर सकते हो कि साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जितना बड़ा साइज होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी कम होगी। बट ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में, जेईई के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में बहुत बार आता है। बट इट्स एक्चुअल ऑर्डर इज, बट इट्स एक्चुअल ऑर्डर इज, वो क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, देन आयोडीन। तो दिस इज द राइट ऑर्डर। अब क्या हुआ इसमें कि फ्लोरीन यहाँ से हटके वो कहाँ पर चला गया, ब्रोमीन के बाद चला गया। ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या रीजन हुआ? देखो इसका रीजन क्या है कि फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन और ब्रोमीन से कम है। क्यों? अगर हम फ्लोरीन और क्लोरीन को कंपैरिजन करें तो फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, और इनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनमें 3 लोन पेयर हैं। बट अगर मैं फ्लोरीन के साइज की बात करूं तो फ्लोरीन का साइज क्या है बेटा, स्मॉल। साइज स्मॉल होने की वजह से इनके ये इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्शन ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्शन ज़्यादा होती हैं, और आपको पता है रिपल्शन से चीज़ें दूर जाती हैं। जब रिपल्शन ज़्यादा हुई
तो रिपल्शन से दूर जाने से चीजें बॉन्ड क्या हो गया बेटा, वीक, और बॉन्ड वीक हो गया तो वो इजिली ब्रेक हो गया। एज कंपेयर टू क्लोरीन, अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का साइज क्या है, लार्ज, इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन क्या है बेटा, लेस। तो इसी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन और ब्रोमीन से क्या है, कम। क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। साइज छोटा है, छोटा होने से लोन पेयर पास पास है तो उनमें रिपल्शन ज़्यादा हुई, रिपल्शन से वो दूर चले गए जिससे बॉन्ड वीक हो गया और वो आसानी से ब्रेक हो गया एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन में रिपल्शन नहीं हो रही, रिपल्शन कम हो रही है और वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहा फ्लोरीन के कंपैरेटिवली। अगर आपके पास पेपर में फ्लोरीन को छोड़कर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से बॉन्ड डिसोसिएशन ऑर्डर पूछते हैं तो आप बॉन्ड डिसोसिएशन ऑर्डर को ऐसे लिखोगे कि विद इंक्रीज इन साइज जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगी और बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी। अगर फ्लोरीन भी गिवन है तो आपका जो एक्चुअल ऑर्डर बनेगा वो ये बनेगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरीन हैविंग अ हायर बॉन्ड एनर्जी देन ब्रोमीन, देन फ्लोरीन एंड देन आयोडीन। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे अब कलर। नेक्स्ट इज द कलर। तो जो हेलोजन्स हैं, ऑल द हेलोजन शो कलर, कलर शो करते हैं। अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का कौन सा कलर है बेटा, येलो कलर। क्लोरीन का कौन सा कलर है, ग्रीनिश येलो। और ब्रोमीन जो लिक्विड स्टेट में होती है, इसके आप एक्सपेरिमेंट भी करोगे, लैब्स में भी अवेलेबल होती है, आप देखोगे तो ये ब्राउन रेड कलर के इनमें से वेपर्स निकलते हैं। आयोडीन वॉयलेट कलर का होता है और एस्टाटाइन की कलर अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स रेडियो एक्टिव नेचर। तो आपने इनके कलर याद रखने हैं। अगर हम कहें कि हेलोजन कलर क्यों शो करते हैं, बेटा ये एक कॉन्सेप्ट है। कहीं में भी कलर का फिनोमिना आता है तो आपका जो कलर के फिनोमिना के पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अगर आप डी एंड एफ ब्लॉक करोगे उसमें भी मैं यही कॉन्सेप्ट बताऊंगी आपको। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर शो करो, कलर का फिनोमिना करोगे तब भी कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। वो क्या कॉन्सेप्ट है, अगर आप हेलोजन की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो वो क्या है, NS2 NP5। अगर मैं इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को NP को डिस्ट्रीब्यूट करूं 1 2 3 4 5 तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहली बात ये आती है कि जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कलर को शो करेंगे, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो कलर को शो नहीं करेंगे। अब इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये किस में है बेटा, अपनी ग्राउंड स्टेट में। जब हमने इसको एनर्जी दी तो इसने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एक्साइटेड स्टेट मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड था वो आगे पर मूव हो गया। अब क्या हुआ इसमें बेटा, देखो वो इलेक्ट्रॉन जो था वो रहता तो ग्राउंड स्टेट में था बट वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में गया तो वो वहां पर जाकर क्या हो गया, अनस्टेबल। जैसे आप सब अपने घरों में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो एज कंपेयर टू अगर आप किसी और के घर में जाते हो। अगर आप किसी और के घर में जाते हो तो वहाँ पर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 महीना रहते हो, रहकर फिर वापस अपने घर में आ जाते हो। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में रहता था, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो उसको वापस कहाँ आना पड़ेगा, अपनी ग्राउंड स्टेट में आना पड़ेगा। जब वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी उस एनर्जी को क्या करेगा, अमिट करेगा। और एनर्जी को वो किस रीजन में अमिट करता है, विजिबल रीजन में। और विजिबल रीजन में ही आपने +1 में करा होगा एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ अ हाइड्रोजन। विजिबल रीजन में ही हमारे पास 7 कलर ऑफ
बैंड होता है। कोई भी कलर हमें डिपेंडिंग अपॉन द फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ वो अलग अलग नजर आता है, जो क्या है विबग्योर। और विजिबल विजन में हमें कैसे कलर नजर आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो ये हैलोजन्स कलर शो करते हैं, कौन से कॉम्प्लीमेंट्री कलर, जोन सी कलर की फ्रिक्वेंसी को इसने एब्जॉर्ब कर लिया और उससे उल्टी फ्रिक्वेंसी को जो इसने एमिट करा उस रीजन में ये कलर शो करते हैं। तो हैलोजन्स कौन से कलर देते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जब वो दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो एनर्जी को एमिट करता है विजिबल रीजन में, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर गिविंग द कलर। क्लियर है बेटा? अब लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी देखो बेटा क्या है, दिस इज द नेचर ऑफ बॉन्ड। हैलोजन कौन कौन से बॉन्ड बनाते हैं? तो हैलोजन दोनों बॉन्ड बना सकता है, आयनिक एज वेल एज कोवलेंट बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड कब बनाता है हैलोजन? जब हैलोजन किसी भी मेटल के साथ जुड़ता है। जब हैलोजन किसी भी मेटल के साथ जुड़ता है तो वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, आयनिक। बट अगर एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ जुड़ रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ डाई एटॉमिक स्टेट, तो वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड। अगर NaCl की बात करें तो NaCl में क्या है, आयनिक बॉन्ड। कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो उसमें कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। बट अगर F2 की बात करें, Cl2 की बात करें, Br2 की बात करें, I2 की बात करें, तो इनमें कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। तो हैलोजन दोनों तरह के बॉन्ड बनाता है, आयनिक एज वेल एज अ कोवलेंट बॉन्ड। और उसके बाद अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी मीन्स कि हैलोजन्स किस में डिसॉल्व होते हैं। अगर वो अपनी डाई एटॉमिक स्टेट में है तो वो क्या होंगे बेटा, नॉन पोलर। अब उन पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड, तो वो किस में सॉल्युबल होंगे, इनटू अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। बट इफ दे आर हैविंग अ आयनिक बॉन्ड, अब आयनिक बॉन्ड है तो आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं बेटा, पोलर इन नेचर होते हैं। अब ये पोलर इन नेचर है तो इनकी सॉल्युबिलिटी किस में होगी, दे कैन बी सॉल्युबल इनटू अ वाटर, बिकॉज वाटर इज अ पोलर इन नेचर अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लाइक dissolve like, means polar solute is soluble into a polar solvent and the non-polar solute is soluble into a non-polar solvent. क्लियर है बेटा? आई होप आप सबको सारी फिजिकल प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सारे और बहुत ही स्कोरिंग है। अगर आप किसी भी एक ग्रुप को अच्छी तरह से कर लेते हो तो सारे ग्रुप्स आप अच्छी तरह से कर सकते हो। इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ हैलोजन को डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रॉपर्टी में कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क एंड कमेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय एवरीवन।